हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-153 पूरा परिवार डायमेंशन के अंदर। शौर्य को मिले उपहार उसे अपने आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होने वाले थे, लेकिन इन सभी चीजों ने उसे कुछ ज्यादा ही ओपी बना दिया था। फिलहाल शौर्य इस वक्त अपने घर में बैठकर इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन दूर चेन्नई के अंदर एक अंधेरे कमरे के अंदर सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था जो कि एक टेबल पर रखा था। उसी टेबल पर एक आदमी बैठा था जो उस उजाले में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। इन डॉक्यूमेंट में शौर्य और उसकी कंपनी की कुंडली निकाल कर रखी थी। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एज न्यूज ने दिखाई न्यूज और उसका शौर्य और उसके कंपनी पर हुआ प्रभाव दिखाया गया था। साथ ही कैसे शौर्य ने फोन पर बात की थी और कैसे सुनील उस क्लब पर गया था और वहां शिल्पा की तस्वीर भी थी जिसने सुनील को उस कमरे में बुलाया था। तभी उस आदमी ने अपने मोबाइल में एक सीसीटीवी फुटेज प्ले किया। ये फुटेज उस कमरे के बाहर की लॉबी का था। इस फुटेज में दिखाया जा रहा था कि कमरे का दरवाजा खुल गया और एक आदमी का साया कमरे से बाहर दिखाई दिया, पर वह आदमी दरवाजे से बाहर आने से पहले ही गायब हो गया। ये आदमी इसी फुटेज को बार बार रिपीट करके देख रहा था। आखिर परेशान होकर वह आदमी बड़बड़ाया, कौन है ये लोग और ये शैडो किसकी थी जो उस कमरे के दरवाजे पर थी। ये सोच सोचकर इस आदमी का दिमाग घूम रहा था। उसने अपने टेबल का ड्रॉवर खोला और उसके अंदर से एक बोतल निकाली, उसे अपने मुंह से लगाकर पूरा खाली कर दिया। उसने फिर उस बोतल को फेंक दिया और बोला, वो लोग जो भी हो पर अंत में जीता तो वो शौर्य और उसकी कंपनी है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर मैंने इसे बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम एंथनी नहीं। ये था सुनील पांडे का बॉस एंथनी जोसेफ, और ये वही आदमी था जिसके हाथ के नीचे मीनाक्षी और तंबी काम करते थे। शौर्य इस आने वाले खतरे से फिलहाल तो बेखबर था, लेकिन जल्द ही ये खतरा शौर्य के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचने वाला था। इधर शौर्य दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज करके मेन हॉल में बैठ गया। इधर बाकी घरवाले भी उठकर धीरे धीरे नीचे चले आए। तभी अद्विका, जो रात को शौर्य के विला में ही ठहरी थी, वह नीचे आ जाती है। उसे देखकर शौर्य किसी नए दूल्हे की तरह शर्माने लगता है। शौर्य को ऐसा करते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी की नजरों में शौर्य जैसा सख्त और खतरनाक इंसान कोई नहीं, और वह आज एक दुल्हन की तरह शर्मा रहा था। ये सब करते वक्त शौर्य बड़ा ही क्यूट लग रहा था। अद्विका भी उसके पास आकर बैठ जाती है और धीरे से उसके गाल को खींचकर अपना हाथ खत से वापस लेती है, क्योंकि तब तक तीसरे नंबर की चाची वहां पोहे लेकर आ जाती है। तभी पूजा घर से सिया और बाकी दो बहनें आरती का थाल सजाकर शोर के लिए लेकर आती है। तीनों बहनों ने शौर्य की आरती उतारी और फिर शौर्य के हाथ में तीनों तीन कमरबंद रख दिए। शौर्य ने भी उसे प्यार से ले लिया और अपने कमर पर बांध दिया। ये महाराष्ट्र का रिवाज होता जहां भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को कमरबंद देती है। शौर्य ने उसके बाद उन्हें शगुन के नाम पर उनके थालियों में 500 रुपयों की नोट रख दी, जिसे देख किया बोली, भाई ये क्या है, आप हमें सिर्फ यही देना चाहते हो? ये गलत बात है, इतने में तो एक पिज्जा भी नहीं आता। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, बस कुछ देर के लिए उन्हें रुकने का इशारा किया। उन तीनों ने भी शौर्य की बात मान ली और चुप हो गई। उसके बाद सभी लोग जब हॉल में दाखिल हुए तो बहनों ने भाइयों की आरती उतार दी। इसी के चलते लड़कियों की आज जोरदार कमाई हो गई थी। शौर्य ने उसके बाद सभी को एक खास जगह ले जाने की बात की और सभी को एक घेरे के अंदर खड़ा कर दिया। जब सभी लोग खड़े हो गए, शौर्य ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और पलक झपकते ही शौर्य के साथ सभी लोग गायब हो गए। इस वक्त शौर्य ने सभी को अपने साथ लिया था। सांगली के सारे अग्निहोत्री, उसकी तीनों बहनें, साथ ही जमवा दादाजी का परिवार भी इसमें शामिल था। अंत में अद्विका और ऋषिका भी इसमें शामिल थी। पलक झपकते ही पूरा का पूरा परिवार विला के अंदर से गायब हो गया। जब सभी ने फिर एक बार अपनी आंखें खोली, वो लोग एक सुंदर से दिखने वाले जंगल के बाहर हरे भरे घास के मैदान में खड़े थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और पौधे लगे हुए थे। तभी सभी को थोड़ी दूरी पर एक विशाल महल दिखाई दिया, जिसकी बनावट एकदम प्राचीन थी। उस महल के बाहर कुछ लड़कियां काम कर रही थी। महल के दरवाजे आलीशान और विशाल थे। गेट के सामने दो शेरों की मूर्तियां थी जो खास पत्थर से बनी थी। तभी दो लड़के दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, उनके हाथों में तलवारें थी।
ये देख पहले तो सब डर गए, लेकिन जब उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा तो सभी रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वरुण और अरुण थे। सभी लोग इस वक्त डायमेंशन के अंदर थे। शौर्य ने सभी को देखा और बोला, ये जगह मेरी जगह है, यहाँ मेरी इजाजत के बिना स्वयं भगवान भी अंदर नहीं आ सकते। ये एक सीक्रेट डायमेंशन है जहाँ हर तरह के पेड़, फूल और बाकी प्राचीन वस्तुएं हैं। यूं समझ लो ये एक अलग दुनिया है। शौर्य ने सभी को महल की ओर चलने के लिए कहा और वरुण और अरुण बाकी लोगों को लेकर वहां से जाने लगे। शौर्य ने इस वक्त अद्विका, इशिका और विराज को रोक लिया था। शौर्य ने उन तीनों को देखा और बोला, ये जगह बाकी लोगों के लिए पिकनिक ग्राउंड है, लेकिन तुम तीनों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होगी। मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीनों तक तुम तीनों यही रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करो ताकि खुद को बचाने के काबिल बनो। उसके बाद शौर्य ने उन तीनों को अपने साथ पास के शिव मंदिर लाया और मंदिर में भगवान के सामने ही तीनों को भैरव दीक्षा दी। ये दीक्षा भैरव कला के अनुसार नए साथियों को दी जाती थी। ये शिष्यों के लिए नहीं थी। दोनों लड़कियों को चंडी साधना सिखाए और उन्हें शरीर को शुद्ध करने के लिए नदी पर भेज दिया। उनके साथ वहां ठहरी कुछ लड़कियां चली गई थी। उन लड़कियों को मालूम था कि आगे क्या करना है। उसके बाद शौर्य विराज को उड़ाकर नदी के दूसरे हिस्से में ले गया और उसके पहले से शुद्ध शरीर में कॉस्मिक लिक्विड की एक बूंद उसके मुंह के मार्ग से छोड़ दी। कुछ ही देर में विराज ने भैरव दीक्षा के माध्यम से खुद के शरीर को साधित किया। जब सभी की साधना शुरू करने का समय आ गया तो शौर्य ने उन तीनों को साधना चैम्बर में भेज दिया। दूसरी ओर परिवार के सभी लोगों का माया और चित्रा ने पूर्ण आदर के साथ स्वागत किया। माया और चित्रा की खूबसूरती सभी को पागल बना रही थी। औरतें उनकी खूबसूरती से सहम गई थी तो आदमी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तभी दरवाजे से शौर्य अंदर आता है और उन्हें चित्रा का परिचय करते हुए कहता है, इनसे मिलिए, ये देवकन्या चित्रांगदा है। ये धरती पर कुछ दिनों पहले आई है। ये सुनकर सभी हैरान और परेशान थे। तभी शौर्य आगे बढ़कर माया की ओर देखकर कहता है, मेरी बहनें माया से पहले भी मिल चुकी है। ये माया है इस आयाम की गार्डियन और एक असली अप्सरा। जब शौर्य ने आखिरी 2 शब्द कहे सभी के कान खड़े हो गए। सभी लड़कों ने माया को घूर कर देखना शुरू कर दिया। तभी अधीर उठकर बोला, छोटे, क्या ये वही देवताओं वाली अप्सरा है? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और हमें सिर हिलाते हुए बोला, जी भाई, ये वही अप्सरा है। क्या इनकी बेदाग खूबसूरती आपको ये नहीं बता रही है क्या? तभी बड़ी चाची माया को देखते हुए बोली, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक अप्सरा है। मेरे बेटे के तो भाग खुल गए। तभी विराज की मां ने एक नो बॉल डाल ही दिया, तो बेटा माया, तुम कब शौर्य से शादी कर रही हो? हमारा शौर्य सबसे हैंडसम है और इसके जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, छोटी माँ, ऐसी कोई बात हम लोगों के बीच नहीं है। ये इस आयाम की देखभाल करती है। कुछ समय बाद ये इस आयाम को छोड़कर वापस चली जाएगी। आपको तो पता है कि अप्सराएं विवाह नहीं कर सकती, नहीं किसी से प्रेम संबंध स्थापित कर सकती है। माया को आप सिर्फ मेरी एक साथी के रूप में समझ लो। शौर्य का स्पष्टीकरण छोटी चाची को ज्यादा समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया और सामने रखे फल को उठाकर उसे खाने लगी। लेकिन फल खाते ही उनका रिएक्शन एकदम अलग लेवल का था। वो किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए बोली, ये तो वही फल है हमने उस दिन खाए थे। मैं तो तरस गई थी इसे खाने के लिए। ये सुनकर सभी ने फल उठाए और खाने लगे। जब सभी का पेट भर गया तो सब लोग बाहर टहलने के लिए निकल गए। माया उनके साथ ही वहां से चली गई, पर इस वक्त उसके चेहरे के भाव थोड़े मायूस थे। जब शौर्य ने कहा कि वह सिर्फ उसकी एक साथी है तो उसे बुरा लगा था, क्योंकि अब माया शौर्य को पसंद करने लगी थी और उसके दिल में कुछ भावनाएं शौर्य के लिए जन्म लेने लगी थी। सभी परिवार वाले महल के आसपास के परिसर को देखकर वापस आए। तभी अधीर और उसके भाई शौर्य के पास आए और बोले, शौर्य, हमें यहाँ से बाहर भी जाकर घूमना है। यहाँ कोई ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने अपना हाथ घुमा दिया। सभी के सामने आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां आ गई। इन 5 गाड़ियों में सभी लोग आराम से बैठकर घूमने जा सकते थे। ये एक तरह सभी के लिए सफारी का मौका था। सभी लोग इन गाड़ियों में बैठ गए। सभी के साथ टीम में रहने वाली लड़कियों थी जो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई थी। शौर्य भी उनके पीछे उड़ते हुए आसमान से धीरे धीरे जाने लगा। वह इस वक्त अपने उन 4 दिव्य जानवरों को ढूंढ रहा था, लेकिन शौर्य को चारों कहीं नजर नहीं आए। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे नदी के किनारे से होकर आगे बढ़ रहा था।
गाड़ी में बैठकर सभी ने नदी में तैरते मस्ती करते हुए डॉल्फिन्स को देखा, साथ ही नदी किनारे आए हुए सभी प्राणी को भी उन्होंने देखा। ये सारे जंगली प्राणी शौर्य के संत अधिपति स्तर पर पहुंचने के बाद डायमेंशन के अंदर दिखने लगे थे। हर एक स्तर के बाद शौर्य का डायमेंशन भी बड़ा हो रहा था। सभी लोग कुछ देर बाद एक पठार पर पहुंच गए। ये पठार रंग बिरंगे फूलों और पौधों से भरा था। यहाँ लुप्त हो चुके कई तरह की औषधि वनस्पतियां थी। बड़े दादाजी नीचे उतरकर उस मैदान में घूमने लगे। कुछ वनस्पतियां दिन के उजाले में अलग अलग रंग की रोशनी बिखेर रही थी। तभी उनकी नजर वहां पर एक जाने पहचाने पौधे पर गई। ये वही पौधा था जिसका उपयोग शौर्य ने समरस बनाने के लिए किया था। ये देख उन्होंने कई सारे पौधे वहां से निकाल लिए। तभी आसमान से शौर्य भी नीचे उतर आया और फिर सभी के साथ वहां पर घूमने लगा। सिया और उसकी बहनें उन रंग बिरंगे तितलियों के पीछे पड़ी थी। शौर्य उनके बचपने को देख मुस्कुरा रहा था। तभी शौर्य की नजर एक हरे रंग के पौधे पर गई। उसने सभी को अपनी तरफ बुला लिया। जब सभी लोग वहां आए तो शौर्य ने उस पौधे को हाथ में लिया और बोला, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये वही पौधा है जिसके लिए हनुमान जी ने पूरा द्रोण पर्वत उठाकर लंका ले गए थे। ये वही संजीवनी वनस्पति है जो किसी भी अधमरे इंसान को जीवित कर सकती है, किसी भी घाव को तुरंत भर सकती है। ये सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और सभी ने वहां मौजूद संजीवनी के पत्तों को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सभी लोगों ने वहां पर एक चटाई बिछा और सबने वहां बैठकर शौर्य ने लाया हुआ खाना पेट भर के खाया। ये खाना डायमेंशन के फलों और सब्जियों से बनाया था जो कि बेहद स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद सभी लोगों ने यहाँ वहां घूमकर फोटो खींची, कुछ वीडियोस बनाए, पर किसी के भी मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। शाम के वक्त सभी लोग महल के लिए वापस निकल आए। महल पहुंचने पर फिर एक बार शाही दावत का आनंद लिया। बड़े दादाजी शौर्य से खुश होकर बोले, शौर्य बेटा, तुम तो एक अजूबा हो जो हमारे खानदान में जन्मा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसी चमत्कारिक चीजें कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मेरे पोते के पास है। ये विरासत बेहद खास है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बारे में कोई भी बाहर इस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा, वरना इस वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुनकर सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी शौर्य निकल बताया कि विराज और ऋषिका ट्रेनिंग करने के लिए वरुण और अरुण के साथ डायमेंशन में रहेंगे। तभी सिया ने दीवारों पर लगे पत्थरों को देखा जिनके अंदर से बल्ब की तरह रोशनी आ रही थी। उसने शौर्य से पूछा, भाई ये कैसी लाइट है जो बल्ब की तरह चमक रही है? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, प्राचीन काल में महलों में उजालों के लिए इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इन्हें हम चंद्रशिला कहते हैं, जो सूर्य से मिलने वाली रोशनी को सोख कर रात में बाहर उत्सर्जित करते हैं। ये सुनकर सभी लोग उन पत्थरों को आश्चर्य के साथ देखने लगे थे। इसके बाद वहां मौजूद परिवार के लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे थे और शौर्य अच्छे शिक्षक की तरह उनके हर सवाल के जवाब दिए जा रहा था। सभी के सवालों के जवाब मिलने के बाद सभी लोग अपने लिए निर्धारित कमरों में चले गए। दूसरे दिन सुबह सभी लोग एकदम तारोताजा महसूस कर रहे थे। कशिश, सिमरन और रिया भी उठकर नहा धोकर नीचे आ चुकी थी। इस वक्त तीनों तेंदुओं में थी। शौर्य को समझ आया कि ये तीनों किस बात की चिंता कर रही है। शौर्य ने उनके पास आकर प्यार से कहा, तुम तीनों को काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बाहर सिर्फ शाम तक का समय गुजर गया है, तो निश्चिंत होकर तुम लोग यहाँ रह सकती हो। तभी साधना चैम्बर का दरवाजा खुलता है और अद्विका बाहर आ जाती है। शौर्य को यह महसूस होते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शौर्य तुरंत अद्विका के सामने आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही वह वहीं रुक जाता है। इस वक्त अद्विका एकदम अलग लग रही थी। उसके माथे पर एक खास लाल रंग का निशान बन चुका था। ये निशान एक शंख की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे का रंग निखर चुका था और उसका शरीर भी बदल चुका था। वह बेहद आकर्षक और मोहक लग रही थी। उसकी खूबसूरती माया और चित्रा को पार कर चुकी थी। अद्विका के शरीर से एक अलग ही ऊर्जा तरंग निकल रही थी, इस वजह से उसकी आभा अधिक डोमिनेटिंग लग रही थी। शौर्य अद्विका को माया और चित्रा के पास ले आया और उन्हें अद्विका का परिचय करवाया। जब माया ने अद्विका के माथे के निशान को देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी, साथ ही चित्र की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उन दोनों ने एक साथ अद्विका को देखकर कहा, चंडी महामहिम। क्यों चित्रा और माया इतना शौक हो गई थी? क्या मतलब है चंडी महामहिम का? क्या राज है उस शंख के निशान का? क्या होने वाला है आगे?